हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है परीक्षार्थी क्लास 12। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के पास में राजनीतिक विज्ञान का विषय है और वो दो ध्रुवीयता के अंत के चैप्टर को समझना चाहते हैं और उससे जुड़े हुए बोर्ड एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं या आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तलाश में अब आप हो, क्योंकि अब फाइनल आपका एक मंथ ही बच रहा है आपके एग्जाम में। तो आप अपने एग्जाम्स की तैयारी बिल्कुल बहुत तेजी से करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हम एक एक करके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि दो ध्रुव व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा दीजिए। तो सबसे पहली बात तो इसकी परिभाषा ना भी पूछी जाए तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दो ध्रुवीयता से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर क्योंकि चैप्टर का नाम ही है दो ध्रुवीयता का अंत, तो आपको दो ध्रुवीय व्यवस्था के बारे में पता होना चाहिए। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? इसका आंसर आप लिखेंगे दो ध्रुवीय व्यवस्था का अर्थ ये होता है कि विश्व जो है दो गुटों में बट जाता है, दो ध्रुव बन जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम देखते हैं कि विश्व को दो ध्रुवीय विश्व कहा जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में ऐसी स्थिति बनी, हम देखते हैं दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात जो विश्व है वो दो भागों में विभाजित मुख्य तौर पर हो गया था। पहला पूंजीवादी ध्रुव की तरफ या पूंजीवादी गुट की तरफ जो कि यूएसए का था, और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो समाजवादी गुट जो कि यूएसएसआर का यानी सोवियत संघ का था। ये दो गुटों में विभाजित हो गया। अगर पूंजीवादी गुट की बात करें तो इसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें साम्यवादी गुट का तो इसका मुख्य रूप से नेतृत्व करता कौन था? सोवियत संघ, या फिर हम कहें समाजवादी सोवियत गणराज्य, ये इसका नेतृत्व करता। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्लियर हो चुका होगा। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन ये आता है कि इसे परिभाषित कीजिए, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे नॉर्थ एज और ग्रीव के अनुसार ये विद्वान है दोनों, इन दोनों ने क्या किया, दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को एक्सप्लेन किया है। और इसमें इन्होंने बताया कि दो ध्रुवीय व्यवस्था एक ऐसी स्थिति थी जो दूसरे महायुद्ध के बाद में या दूसरे विश्व युद्ध के बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें देखने को मिली। और बेसिकली ये क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का काफी तेजी से बदलाव देखने को मिलता है। जैसे अगर हम बात करें सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 तक चला था, और इससे पहले अगर हम बात करें तो अलग अलग महाशक्तियां थी। जैसे जर्मनी एक महाशक्ति था, जापान एक महाशक्ति था, ब्रिटेन एक महाशक्ति था, रूस एक महाशक्ति था। लेकिन अगर हम देखें तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद में केवल एक तो अमेरिका, जिसे हम संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में देखेंगे, और दूसरा आपका सोवियत संघ, ये दो महाशक्ति बनकर आपके उभरे। आप सभी को ध्यान रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ और यानी सोवियत संघ को हम यहाँ पर रूस के रूप में समझ सकते हैं, और अमेरिका को हम संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में समझ सकते हैं। तो ये दो जो ऐसी महाशक्ति के रूप में उदय हुए, और साथ ही साथ इसने न केवल यूरोप को दो हिस्सों में बांटा, बल्कि विश्व के अधिकतर देश भी दो हिस्सों में विभाजित होना शुरू हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर दो ध्रुव के क्या लाभ हुए बताइए। यानी दो ध्रुवीय विश्व जब बना, आपने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अधिकतर देश है वो दुनिया के दो वर्गों में विभाजित हो गए, एक पूंजीवादी गुट और दूसरा समाजवादी गुट। तो दो ध्रुव का कोई लाभ भी हुआ तो इसका बताइए। तो इसके दो लाभ भी आप बता सकते हैं। ये पेपर में 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। तो पहली बात तो इसमें क्या है कि विचारधाराओं को प्रोत्साहन मिला। कौन कौन सी विचारधारा थी इस बीच में? तो आप इसमें कहेंगे एक तो आपकी पूंजीवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था या फिर पूंजीवादी विचारधारा, और दूसरी तरफ की अगर विचारधारा कहोगे तो आप समाजवादी समाजवादी व्यवस्था। तो दो ध्रुवीय का एक लाभ ये हुआ, इससे विश्व की व्यवस्था के अंतर्गत विचारधाराओं को महत्व बढ़ गया, या पूरे विश्व कह सकते हो आप दो विचारधाराओं में विभाजित हो गया। पहला क्या हुआ? पूंजीवाद, और दूसरा समाजवाद। सेकंड पॉइंट है शांति स्थापित करने में सहायक हुआ। आप सभी को पता है सेकंड वर्ल्ड वॉर, अभी मैंने बताया था आप लोगों को, 1939 से लेकर 1945 तक हुआ, और इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार एक ऐसी स्थिति बनी रही जिसे हमने शीत युद्ध का नाम दिया। शीत युद्ध का नाम दिया हमने। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शीत युद्ध अगर आप देखोगे तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से लेकर जब तक सोवियत संघ का विघटन नहीं हो गया, तब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर में हम देखते हैं दूसरे विश्व युद्ध के बाद में शीत युद्ध की स्थिति ही मानी जाती है। और अगर हम देखें तो इस बीच में दोनों देशों के बीच में युद्ध जैसी स्थिति तो थी, लेकिन दोनों देशों के पास में जब परमाणु हथियार थे, न्यूक्लियर वेपन थे, तो इस वजह से दोनों में से किसी देश ने
कभी भी प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे पर आक्रमण नहीं किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये शांति स्थापित करने में सहायक रहा। हालांकि बहुत सारे विश्व युद्ध भी हुए, बहुत सारे विश्व युद्ध का मतलब मेरा आप लोगों से ये है कि विश्व के स्तर पर वर्ल्ड वॉर तो वैसे विश्व युद्ध तो दो ही हुए, विश्व में बहुत सारे युद्ध हुए। विश्व युद्ध का मतलब ही मेरा यहाँ पर आप सभी से ये था कि विश्व में बहुत सारे युद्ध हुए। जैसे अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जहाँ पर देश आपस में लड़े। विश्व युद्ध तो केवल दो ही हुआ। पहला विश्व युद्ध आप सभी को पता है 1914 से लेकर 1918 तक हुआ, और दूसरा विश्व युद्ध जो है 1939 से लेकर 1945 यानी 6 वर्ष तक चला। बाकी अगर हम देखें तो शीत युद्ध का काल जो 1945 से लेकर 1991 तक रहा, इस बीच में बहुत बार विश्व के अलग अलग हिस्सों में विश्व के देश जो है आपस में लड़ते हुए नजर आए, और इसे हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति भी मिली और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष भी मिला। तो दो ध्रुवीयता के दो लाभ हैं। तो ऐसे ही आपसे पेपर में दो हानियां भी पूछी जा सकती है। दो ध्रुवीय विश्व में क्या हानियां हुई? तो अब सबसे पहली बात तो इसमें शस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला। दो ध्रुवीय विश्व यानी यहाँ पर बात किसकी हो रही है? दो ध्रुवीय विश्व की। अगर हम कहें तो दो ध्रुवीय विश्व का मतलब शीत युद्ध है। शीत युद्ध यहाँ पर अगर हम देखें तो शीत युद्ध के काल में या दो ध्रुवीय विश्व का जो काल था उस बीच में क्या हुआ? शस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला। भी अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे हथियारों का उत्पादन किया, और विश्व की सबसे बड़ी हानि ये रही कि इसमें शस्त्रीकरण को काफी तेजी से बढ़ावा मिला, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है युद्ध का जो खतरा था, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप सभी को पता है बहुत बारी शीत युद्ध के दायरे देखने को मिले, जिसमें बर्लिन संकट देखने को मिला, हमें क्यूबा मिसाइल संकट देखने को मिला, अफगान संकट मिला, कांगो संकट मिला, वियतनाम संकट मिला, कोरिया संकट रहा। ऐसे विश्व स्तर पर हमें कई बार देशों के बीच में ऐसी परिस्थितियां देखने को मिली। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर युद्ध हो जाएगा और अमेरिका और सोवियत संघ की सेना एक दूसरे से भिड़ जाएंगी, लेकिन वो एक दूसरे से मिलिट्री में वो एक दूसरे से सामने सामने लड़के तो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, क्योंकि दोनों के पास में परमाणु हथियार था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों की दोनों महाशक्तियां हथियारों को अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास कर रही थी, और इसके जरिए अपने आप को ताकतवर दिखाने का प्रयास कर रही थी। नेक्स्ट अगला पॉइंट आप सभी के लिए, युद्ध को बढ़ावा मिला। मैंने बताया जब दो ध्रुवीय विश्व हो गया था, तो ऐसे स्थिति में हम यहाँ पर देखते हैं पूरे विश्व स्तर पर हमको क्या देखने को मिला? दो गुट देखने को मिले। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें भारत और पाकिस्तान की बात करें, तो आप सभी को पता होगा कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में तीसरा युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में भी भारत की विजय रही। हालांकि अब तक भारत जो है जितने भी युद्ध हुए पाकिस्तान के साथ, सभी युद्धों में भारत की विजय रही है। लेकिन इस युद्ध के अंदर हम देखें तो यूएसएसआर जो है आप सभी का, वो भारत की मदद करता है, और यूएसए जो है इस जगह पर हमको पाकिस्तान की मदद करता हुआ दिखता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध के काल में भी और दो ध्रुवीय विश्व जो काल था उसकी कहानी ये रही कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध जैसी बहुत बार परिस्थिति बनी रही, या युद्ध होने की संभावना प्रबल बनी रहती थी। इसकी कहानी ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है दो ध्रुवीय विश्व के पतन से आप क्या समझते हैं? दो ध्रुवीय विश्व अंत कब हुआ? पतन का मतलब यहाँ पर किससे? अंत, खत्म कब हुआ? तो हम कह सकते हैं दो ध्रुवीय थे क्या आखिर? तो आप बोलोगे दो ध्रुव का मतलब एक और यूएसए था और दूसरी तरफ यूएसएसआर था। दोनों महाशक्तियों की विचारधारा बिल्कुल अलग थी। यूएसएसआर जो है वो समाजवाद को फॉलो करता था, और यूएसए जो है वो पूंजीवाद को फॉलो करता था, या पूंजीवादी उसकी क्या थी? व्यवस्था थी। आप ये कह सकते हो कि पूंजीवादी व्यवस्था थी इसकी। और यहाँ पर क्लियरली बताया गया कि शीत युद्ध के दौरान विश्व जो है दो गुटों में बट गया था। एक गुट अमेरिका का था, दूसरा गुट सोवियत संघ का था, और लगभग संपूर्ण विश्व इन दो गुटों में बटा था, इसीलिए इसे दो ध्रुवीय विश्व कहा जाने लगा। परंतु 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। हम सब जानते हैं सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, और सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी था वो कौन बना? तो आपको ध्यान रखना है, रूस बना। आपसे पेपर में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी था वो कौन बना था? तो आप इसका उत्तर क्या बोलेंगे? सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी था वो क्या बना है? रूस बना है। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हो गया, और इस तरीके से पूरे विश्व में एकमात्र शक्ति अमेरिका बचा, और पूरा विश्व जो एक ध्रुवीय हो गया था, दो ध्रुवीयता का अंत हो गया, और इस तरीके से हम कह सकते हैं दो ध्रुवीयता का क्या हो गया? पतन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें आपसे पूछा गया है कि दो ध्रुवीय विश्व के पतन के कोई दो कारण बताने। आपको ऐसे दो कारण बताने जिससे सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में जो तनाव बना रहता था, युद्ध की स्थिति रहती थी, दो ध्रुवीय विश्व बना हुआ था, वो खत्म हो गया।
दो ध्रुवीय विश्व का अंत होने के क्या कारण थे? तो दो कारण आपको 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो इसमें आपको सबको याद रखना है कि भाई सोवियत संघ का पतन हो गया। पहली बात तो पहला कारण ये था कि दो ध्रुवीय विश्व जो था इसके अंत होने के क्या कारण था? तो पहला सोवियत संघ का पतन हो गया, इस वजह से दो ध्रुवीय विश्व का अंत हो गया। हम देखते हैं दो ध्रुवीय विश्व में पतन का कारण जो है सोवियत संघ का पतन था, और सोवियत संघ के पतन होते ही जो एक गुट के खत्म होने से दो ध्रुवीय व्यवस्था जो है वो क्या हो गई? समाप्त हो गई। दूसरा, गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका है। एक दो ध्रुवीय विश्व का पतन होने का एक रीजन ये भी है, गुट निरपेक्ष आंदोलन जो था इसकी भूमिका थी। आप सभी को पता है गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसे हम किस नाम से जानते हैं? NAM, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। आप सभी को पता होना चाहिए इसकी, सबसे पहले इसकी नींव कहाँ रखी गई, पेपर में पूछा जा सकता है। दूसरी चीज, इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ, आपको ये भी पता होना चाहिए। और साथ ही साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध को रोकने में किस प्रकार से, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जब भी तनाव बढ़ता था या युद्ध जैसी स्थिति होती थी, तो उस स्थिति को बचाने में किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाई है, ये आप सभी को याद रखना है। तो भी ये भी एक इसकी भी मुख्य भूमिका रही। और आप कह सकते हो दो ध्रुवीय विश्व को खत्म करने में या उसके अंत होने में कौन से दो कारण जिम्मेदार थे? तो आप पहला बोलोगे सोवियत संघ का विघटन हो जाना, सोवियत संघ का अंत हो जाना। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, आप ये बता दीजिए इसके साथ साथ ही। और ये भी कह दीजिए साथ में कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो पूरे विश्व में एकमात्र शक्ति अमेरिका बची, और इस तरीके से दो ध्रुवीय विश्व युद्ध जो विश्व का था वो अंत हो गया। इसके साथ साथ हम देखेंगे यहाँ पर सेकेंड पॉइंट, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भी मुख्य भूमिका रही। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन यहाँ पर अधिकांश विश्व स्तर पर जो विकासशील देश थे उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहता था, जो देश अमेरिका या जो भी देश सोवियत संघ के साथ नहीं जुड़ना चाहते वो इनके साथ यहाँ पर आकर जुड़ जाए, तो वो यहाँ पर इनके साथ आकर क्या कर सकते थे? जुड़ सकते थे। आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपसे पूछा गया है बाल्कन को बाल्कन प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है? सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए ये बाल्कन है क्या। सबसे पहले बाल्कन आप सभी को पता होना चाहिए कि ये एक प्रदेश का नाम है जो कि यूरोप में स्थित है। और प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रायद्वीप इसलिए कहा जाता है जो क्षेत्र तीन और समुद्र से घिरे होते हैं, जो क्षेत्र तीन से समुद्र से घिरे होते हैं उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। जैसे भारत की बात कर सकते हैं हम, यहाँ पर हम बात तो हमको किसकी करनी है? बाल्कन की बात करनी है, लेकिन मैं आपको पहले भारत का एग्जांपल देता हूँ। आप इधर देखोगे तो आपको यहाँ पर अरब सागर दिखेगा, जो भारत का पश्चिमी तट है अरब सागर। आप सभी को दक्षिण का तट दिखेगा, यहाँ पर आपको हिंद महासागर दिखेगा, हिंद महासागर। और यहाँ पर आपको बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी दिखेगी आप। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि ये तीन ओर जो है समुद्र से घिरा है भारत, इसलिए प्रायद्वीप है। ठीक इसी प्रकार से मैं यहाँ पर आपको मैप में भी दिखाना चाहूँ, तो यहाँ पर आप ये मैप जो देख पा रहे हो, बहुत सारे मैप हैं, तो ये आप बीच में भी यहाँ पर देख पा रहे हो, तीन साइड समुद्र से घिरा हुआ है, इस वजह से इसे प्रायद्वीप कहा। अगर आपसे अब कहा जाए तो ध्यान रखना ये कौन कौन से सागर हैं। तो यहाँ पर जैसे बताया गया है कि इसे प्रायद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये तीन दिशाओं यानी तीन तरफ से पानी से घिरा है। पहला भूमध्य सागर की शाखा, दूसरा भाग है आप सभी का काला सागर में स्थित है, और तीसरा इसका दक्षिण में स्थित। अगर आप सागर देखोगे तो यहाँ पर भी आपको यहाँ पर एक तो अरेबिक सी दिख रहा है आपको, एक आपका अर्जियन सी दिख रहा है, और आपको नीचे यहाँ पर आपका आयरन सी। इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। आपको ये याद रखना है, सबसे बड़ा रीजन है इसलिए कहा जाता है क्योंकि तीन ओर से समुद्र से क्या है? घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें आपसे पूछा गया है व्लादिमीर लेनिन कौन थे, या फिर व्लादिमीर लेनिन के बारे में आप क्या जानते हो? तो आप सभी को याद रखना है व्लादिमीर लेनिन जो है रूस के बोल्शेविक साम्यवादी दल के संस्थापक थे। बोल्शेविक साम्यवादी दल, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, तो बोल्शेविक पार्टी थी उनकी, साम्यवादी पार्टी थी, उनके क्या थे? ये संस्थापक थे व्लादिमीर लेनिन। और ध्यान रखना है इस पार्टी ने ही क्या किया था? मुख्य भूमिका निभाई थी। इस पार्टी ने ही क्या करी थी? आप सभी को याद रखना है, मुख्य भूमिका निभाई। इन्होंने मुख्य भूमिका किस चीज में निभाई? सबसे पहली बात आपको पता चलना चाहिए, इन्होंने जो रूस में साम्यवादी क्रांति हुई थी, जो रूस में साम्यवादी क्रांति हुई थी, उस साम्यवादी क्रांति को सफल बनाने में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा था। उनके नेतृत्व में 1917 में जो रूस में साम्यवादी क्रांति हुई, जार निकोलस जो वहां के शासक थे उनको खत्म कर दिया गया, उनको मार दिया गया, उनके विरुद्ध क्रांति हुई थी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि जार निकोलस की तानाशाही बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से जनता बहुत ज्यादा परेशान है, जनता की जो आम जरूरतों की चीज है वो पूर्ति नहीं हो पा रही है। इस वजह से
जो है जार निकोलस को सत्ता से हटा देना चाहिए। और रूस की जो अर्थव्यवस्था खराब थी, रूस की जो राजनीतिक व्यवस्था खराब थी, उसको ठीक करने में इनकी एक मुख्य भूमिका थी, क्योंकि जार निकोलस शासक को हटा दिया गया और व्लादिमीर लेनिन ही वहाँ के सबसे पहले राष्ट्रपति भी आप सभी को पता है बनते हैं। अगर हम देखें व्लादिमीर लेनिन के बारे में तो ये मुख्य रूप से मार्क्सवादी विचारक थे। हालांकि मार्क्सवादी विचारधारा को इन्होंने थोड़ा सा परिवर्तन भी किया है, और थोड़ा सा परिवर्तन करने के साथ साथ इन्होंने यहाँ पर साम्यवादी जो पार्टी थी या जो साम्यवादी शासन व्यवस्था थी उसको मजबूत बनाने में इन्होंने मुख्य भूमिका भी निभाई थी। तो यहाँ पर आप ये सारी की सारी बातें इसके अंदर मेंशन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आप सभी से ये भी इंपॉर्टेंट है, दूसरी दुनिया के देशों से आप क्या समझते हैं। देखो यहाँ पर पहली दुनिया आपको याद रखना है, पहली दुनिया, पहला मैं यहीं पर ही क्लियर करना चाहूंगा आप सभी को। यहाँ पर पहली दुनिया, आपके सामने दूसरी दुनिया क्वेश्चन में भी पूछा गया है, और फिर आपके सामने एक नाम और आएगा जिसका नाम है तीसरी दुनिया। तो सबसे पहली बात तो पहली दुनिया है क्या। तो पहली दुनिया वो सभी देश जो पूंजीवादी गुट या फिर अमेरिका के साथ शामिल थे वो पहली दुनिया के सदस्य माने जाते हैं। वे सभी देश जो समाजवादी गुट यानी सोवियत संघ के साथ शामिल थे वो दूसरी दुनिया के देश माने जाते हैं, और वे सभी देश जो कि गुट निरपेक्ष में शामिल थे वो तीसरी दुनिया के देश माने जाते हैं। पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है कि दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात विश्व दो गुटों में बट गया। एक गुट का नेतृत्व पूंजीवादी देशों ने यानी संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था और इसे पहली दुनिया भी कहा जाता है। दूसरी गुट का नेतृत्व साम्यवादी देश सोवियत संघ कर रहा था। इस गुट को दूसरी दुनिया का देश। अगर आपसे कोई तीसरी दुनिया का देश कहे तो आप क्या बोलोगे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन के जितने सदस्य देश हैं वो सभी तीसरी दुनिया के देश माने जाते हैं। याद रखना आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें आपसे पूछा गया है, अच्छा मे बी ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन की अलाइनमेंट थोड़ी सी अलग हो। जैसे जो रेलेवेंट क्वेश्चन थे मैंने केवल आप लोगों के लिए वही डाले जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या जैसे क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि अब पेपर में बोर्ड में कम टाइम बचा है तो केवल इतना पढ़ें, ऐसा पढ़ें जो आपके बिल्कुल पेपर में आए। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि बर्लिन की दीवार से आप क्या समझते हैं या बर्लिन की दीवार के बारे में आप क्या जानते हैं, आप सभी को ध्यान रखना है। बर्लिन, सबसे पहली बात तो आपको बर्लिन के बारे में पता होना चाहिए। बर्लिन है क्या, तो बर्लिन जो है वो जर्मनी की राजधानी है, जर्मनी में था। और आप सभी को पता है कि जब जैसे ही क्या नाम है सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, इसके बाद में बर्लिन को दो भागों में बांट दिया। एक पूर्वी बर्लिन जिसे सोवियत संघ को दे दिया गया और दूसरा पश्चिमी बर्लिन, और इन्हीं के बीच में दीवार खड़ी करवाई गई थी सोवियत संघ के द्वारा, जिसे बर्लिन की दीवार के नाम से हम जानते हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि शीत युद्ध के दौरान जर्मनी दो भागों में बट गया। पश्चिमी जर्मनी जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर आप कहोगे कि पूंजीवादी देशों के साथ था, पूंजीवादी देशों के साथ था जिसपे पूंजीवाद का अधिक प्रभाव था, जबकि जो पूर्वी जर्मनी था वो सोवियत संघ के प्रभाव में था। और 1961 में, वर्ष 1961 में दोनों भागों के बीच में क्या किया गया, एक दीवार खड़ी कर दी गई जिसे बर्लिन की दीवार कहा जाता है। से कई बार पूछा जाता है ये भी कि इस बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया, तो ध्यान रखना है कि बर्लिन की दीवार को पूर्वी जर्मनी की आम जनता और पश्चिमी जर्मनी की आम जनता दोनों ने मिलकर गिराया था, ये भी याद रखना आप सभी को। और ये जो बर्लिन की दीवार थी बेसिकली यही क्या करती थी, जर्मनी को दो हिस्से में बांटती थी, एक पूर्वी और दूसरा पश्चिमी। और इस दीवार को कब गिराया गया, तो 9 नवंबर 1989 को इस दीवार को तोड़ दिया गया और पूरी की पूरी जर्मनी का एकीकरण किया गया। हम कह सकते हैं कि ये जो जर्मनी की दीवार थी किसने गिराई थी, तो ये वहां की आम जनता ने ही गिराई थी। आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, बर्लिन की दीवार गिरने को दो ध्रुव के पतन के घोतक, घोतक का मतलब है चिन्ह, या फिर हम कह सकते हैं कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि देखो ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा डार्क करना आप लोगों के लिए भूल गया, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर समझ लो। जैसे ही बर्लिन की दीवार गिरी तो इसे कहाँ तक हम ये कह सकते हैं कि दो ध्रुवीयता के पतन होने का एक चिन्ह था, ये घोतक था, या निशान था, या प्रतीक था। आपसे घोतक वर्ड ना यूज करके प्रतीक वर्ड भी यूज कर सकता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर प्रतीक वर्ड भी यूज करे तो भी आपको परेशान नहीं होना। तो आप कह सकते हो 1989 में बर्लिन की दीवार के ढहने, ढहने का मतलब है गिरने के, गिरने को दो ध्रुवीयता के अंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि दो ध्रुवीयता का अंत यानी दो ध्रुव ही एक तरीके से जर्मनी का जो ये पोल था, या फिर आप कह सकते हो जर्मनी का जो ये दीवार थी, ये दो ध्रुवीयता के अंत के लिए ही जानी जाती है, इसीलिए क्योंकि इस दीवार के ढहने से या इस दीवार के गिरने के पश्चात ही विश्व में सोवियत संघ का प्रभाव जो है धीरे धीरे हमको दिखता है समाप्त हो गया। क्योंकि ये बर्लिन की दीवार जो थी ये बेसिकली ये दिखाती थी कि किस तरीके से इस तरफ जो है वो पूंजीवादी देश है और दूसरी तरफ समाजवादी देश है। और जब इस दीवार को गिरा दिया गया और साम्यवादी सरकार कुछ नहीं कर पाई, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं
कि इसे इस रूप में भी देखा जा रहा है कि जो साम्यवादी देश है वो काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुके हैं, हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं। और इस तरीके से एक एक करके हम देखते हैं कि भाई इस साम्यवादी व्यवस्था का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है, दो ध्रुवीयता का अंत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत सोवियत संघ के अंदर साम्यवादी व्यवस्था थी, सभी को पता है, और सोवियत संघ के विघटन के अंदर इस साम्यवादी व्यवस्था की भूमिका थी। आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, हम आपको पढ़ाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सोवियत संघ के अंदर साम्यवादी व्यवस्था की कोई दो कमियां बतानी है आपको, हालांकि हमने यहाँ पर कमियां बताई हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहला, सोवियत संघ या सोवियत जो साम्यवादी व्यवस्था थी सोवियत में, धीरे धीरे सत्तावादी हो गई। सबसे पहले आपको सत्तावादी होने का मतलब जानना है। सत्तावादी होने का मतलब ये होता है कि जो भी नियंत्रक होता है, नियंत्रक यानी जो भी यहाँ का तानाशाह होगा, जो भी यहाँ का तानाशाह होगा, जो भी डिक्टेटर होगा, वो क्या करेगा, वो केवल अपनी ही विचार को या अपनी ही बातों को लोगों को मनवाने की कोशिश करेगा, शासन के नियम में अपनी विचारधारा को ही लाने की कोशिश करेगा। इस वजह से हम देखते हैं कि ये सत्तावादी हो गई। आप कहोगे डायरेक्टली सोवियत संघ के अंदर जो साम्यवादी व्यवस्था थी धीरे धीरे सत्तावादी हो गई, इसीलिए जो वहाँ की ब्यूरोक्रेसी थी, वो वहाँ की जो नौकरशाही थी, उस पर उसका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। नौकरशाही अपनी इच्छा अनुसार कार्य नहीं कर पाई, इस वजह से इसका अंत हमें देखने को मिल जाता है। कई बार लोग ये भी कह देते हैं कि नौकरशाही काफी ज्यादा भ्रष्ट हो गई थी, जिसकी वजह से साम्यवादी व्यवस्था कोलैप्स हो गई, खत्म। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर आप लोगों के लिए ये भी बताया गया है, सोवियत संघ के अंदर जो समाजवादी व्यवस्था थी उसमें केवल एक ही दल यानी एक ही पार्टी, साम्यवादी पार्टी, इसका ही शासन था और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था जनता के पास में, और दूसरा ऑप्शन ना होने की वजह से हम देखते हैं कि साम्यवादी व्यवस्था ने अपने तानाशाही रवैये को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। जनता बहुत ज्यादा दुखी हो गई, जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए हम देखते हैं सोवियत व्यवस्था थोड़ी सी कमजोर दिखाई देती है। वहीं अगर हम पूंजीवादी व्यवस्था या फिर और देशों का कंपैरिजन करते हैं तो वहां पर एटलीस्ट दो पार्टी तो होती है। अगर एक रूलिंग पार्टी जनता के हिसाब से काम नहीं करती तो जनता अगली बार क्या करती है, दूसरी पार्टी को चुन लेती है। और इस बात की डर की वजह से ही जो सरकार राज कर रही है उसे पता है कि अगर मैंने अच्छे से काम नहीं किया तो अगली बार उसको चुन लिया जाएगा, और उसने अच्छे से काम कर दिया तो मुझे कभी चुना नहीं जाएगा। इसीलिए ये संतुलन बना रहता है। जो रूलिंग पार्टी होती है वो भी अच्छे से काम करती है, क्योंकि उसको पता है अगर मैंने अच्छे से काम नहीं किया तो अगली बार वो चुन ली जाएगी और मेरा पत्ता कट हो जाएगा। ये आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। देखो यहाँ पर ही क्वेश्चन लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, मैं आप लोगों के लिए हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ पर अलग पेन से हाईलाइट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 1917 में रूस की क्रांति के कोई दो कारण लिखने हैं। आपको रूस में जो क्रांति हुई थी उसके आखिर क्या कारण थे, आप सभी को पता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था 1917 में जो रूस में क्रांति हुई थी उसे बोलते हैं हम साम्यवादी क्रांति, उसे हम बोलते हैं साम्यवादी क्रांति। और ये बेसिकली किसके नेतृत्व में हुई थी, तो व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। तो भाई इसके दो कारण बताना है। सबसे पहला, रूस के जो तत्कालीन शासक थे जिनका नाम था जार निकोलस द्वितीय, उनका उदासीन व्यवहार का मतलब है कि देखो आप सभी को पता है 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलता है, और लेकिन इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच में भी हम ये भी देखते हैं कि जो वहां के शासक हैं जार, वो अपनी प्रजा को मरने के लिए छोड़ देते हैं, उनके लिए अच्छी व्यवस्था नहीं करते। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि भाई वहां के जो जार शासक थे उनका अपनी सरकार का जो नेतृत्व करने का एक अच्छा योग्य या फिर एक अच्छा स्थान नहीं था, या फिर वो अच्छे से अपने शासन को नहीं कर पाए, अपनी जो व्यवस्था बनानी चाहिए जनता के लिए वैसी व्यवस्था बनाने में असफल रहे। उदासीन व्यवहार हो गया उनका, जनता के शासन, जनता के प्रति उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, और उन्होंने पूंजीवादी प्रणाली के समर्थन करने के कारण क्रांति हुई। सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि जो ये समाजवादी लोग हैं वो पूंजीवादी के खिलाफ क्यों होते हैं, पूंजीवादी व्यवस्था को दोषपूर्ण क्यों माना जाता है। तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी में आपके सामने रखता हूं, आप सभी ध्यान से समझेंगे। कार्ल मार्क्स एक विचारक थे जो कि जिनका जन्म जर्मनी में हुआ था, और उनका मानना था कि जहां पर भी पूंजीवादी व्यवस्था होती है वहां पर निजी यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, प्राइवेट उद्योग होते हैं, प्राइवेट स्कूल होते हैं, प्राइवेट कॉलेज होते हैं, प्राइवेट जमीन होती है लोगों के पास में। और हम देखते हैं कि जिन लोगों के जहां पर भी प्राइवेट जमीन होती है तो वहां पर या तो एक तरीके से आप समझ सकते हो कि वहां पर एक तरीके से जमींदार होंगे कुछ लोग, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो अगर फैक्ट्री वगैरह है तो वहां पर कुछ उद्योग के मालिक होंगे, उद्योगपति कह सकते हैं जिसे हम, कि कुछ उद्योगपति होंगे और कुछ जमींदार होंगे। जमींदार क्या करेंगे, आप सभी को ध्यान रखना है, जमींदार
किसानों से अपने जमीन पर काम करवाएंगे और उसके बदले में ज्यादा मेहनत किसान की रहेगी, लेकिन उसे कम हिस्सा देते हैं या फिर आधा हिस्सा देते हैं। उद्योगपति भी कुछ इसी प्रकार से करते हैं, मजदूरों से सारा काम करवाएंगे लेकिन उन्हें अधिक लाभ ना देकर सारा लाभ वो खुद रखते हैं। मजदूर को केवल एक दिन के वेतन मिलती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसीलिए इन्होंने कहा कि पूंजीवादी व्यवस्था बहुत खराब है। और रूस की क्रांति होने के अंदर एक तो जार शासक की अयोग्यता का कारण लिख सकते हो आप, दूसरा आप कह सकते हो पूंजीवादी व्यवस्था का होना वहां पर, और पूंजीवादी व्यवस्था की वजह से वहां पर महंगाई बहुत बढ़ रही थी, जनता जो है उसका अमीर वर्ग के द्वारा बहुत ज्यादा शोषण किया जा रहा था, एक ये भी कारण था। और यहाँ पर एक कारण और लिखवाया गया है कि भाई रूस में आदर्शवादी और जो है समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए। आदर्शवाद का मतलब होता है एक ऐसा समाज जहां पर सबका ध्यान दिया जाए, जहां पर भी एक मालिक होगा और एक नौकर होगा तो वहां पर सब वर्ग का ध्यान नहीं रखा जा सकता, हमेशा अमीरों का ही हित देखा जाता है। और जैसे कल को आप कहोगे कि सरकार होगी, सरकार भी केवल उन लोगों को सपोर्ट करती है जो सरकार को टैक्स देते हैं। उद्योगपति सरकार को टैक्स देते हैं तो सरकार कभी भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएगी जो उद्योगपति के लिए नुकसानदायक हो। सभी को ये भी ध्यान रखना है, जनता टैक्स नहीं देती, मतलब ऐसी पब्लिक जो जिनकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं होती, वो जब टैक्स नहीं देती तो सरकार ऐसी पॉलिसी बनाती है कि उसको फायदा मिले, लेकिन ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएगी कि उद्योगपति, क्योंकि इनकम का सोर्स में उद्योगपति है, उनको नाराज नहीं किया जा सकता। आपको ये भी याद रखना है कि वहां पर समता मूलक समाज की स्थापना चाहते थे लोग चाहते थे कि कोई अमीर और कोई गरीब ना रहे, इसे बोलते हैं हम समता मूलक समाज। और रूस के अंदर जो क्रांति हुई उसके बाद सारा नियंत्रण सरकार के हाथ में हो गया, जनता के पास जितनी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी वो सारी चली गई, कोई अमीर और कोई गरीब नहीं रहा क्योंकि किसी के पास संपत्ति नहीं बची, कोई उद्योग का मालिक नहीं रहा। वहां पर सारी की सारी व्यवस्था, चाहे वो कृषि की थी, चाहे वो वहां पर हम देखते हैं उद्योग की थी, वो सब सरकार संभालती थी। जनता एज ए लेबर या फिर हम कहेंगे किसान की तरह सब लोग काम करते थे। जो ज्यादा मेहनत करता था उसे ज्यादा इनकम मिलती थी, जो कम मेहनत करता था उसे कम, क्योंकि भाई अगर आप ऐसा सोचोगे कि सबको एक जैसी सैलरी मिलेगी तो काम ही नहीं करेगा कोई, कोई कहेगा कि मैं तो ज्यादा मेहनत करता हूँ तो मुझे ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, क्या कारण था सोवियत संघ के विघटन का? अपने समर्थन में कोई दो तर्क बताना है आपको। सोवियत संघ के विघटन या पतन की बात करें तो उसमें कई सारे कारण थे। सबसे पहला कारण था तत्कालीन सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे जिनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव, उनके द्वारा दो आर्थिक सुधार किए गए थे, पहला ग्लास नोट और दूसरा पेरेस्ट्रोइका, जिसे हम खुलापन या फिर पुनर्संरचना कह सकते हैं। पहला खुलापन और दूसरा हम क्या कह सकते हैं, पुनः संरचना, हम ये कह सकते हैं। ये पहला रीजन रहा। और वहां पर आप सभी को पता है वहां की पब्लिक जो थी, अभी मैं इसके बारे में भी बात करूंगा तो आप लोगों को इसको अच्छे से समझाऊंगा सोवियत संघ का विघटन और क्यों हुआ। यहाँ पर पहला पॉइंट आप कहोगे कि सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव, उन्होंने आर्थिक सुधार के कार्यक्रम प्रस्तुत किए जो जनता को पसंद नहीं आए, जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया। पहला पॉइंट आप ये कहोगे। दूसरा पॉइंट क्या कहोगे कि सोवियत संघ के पतन के लिए वहां की तत्कालीन सोवियत गणराज्य में जो लोकतंत्र की मांग थी या जो प्रजातंत्र की मांग थी वो भावना पैदा होने लगी थी, या फिर वहां की जनता को ऐसा लगने लगा था कि हमारे यहाँ पर जो वर्तमान समय में कम्युनिस्ट पार्टी शासन कर रही है, उनका शासन हमारे ऊपर इतना अच्छा शासन नहीं है जितना अच्छा पूंजीवादी गुट के सरकार वहां पर कर रही है। इसीलिए आप सभी को ये भी याद रखना। तो ये क्वेश्चन आप सभी से पेपर में पूछा जा सकता है। तो वहां की जो जनता थी, सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बना था, आपसे क्वेश्चन कोई पूछ ले छोटा सा, तो 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। इन किन गणराज्यों ने सोवियत संघ के विघटन के बाद में अलग अलग होने की घोषणा करी? तो बेलारूस, फिर इसके बाद में रूस, और फिर आपको याद रखना है यूक्रेन। ये नाम आपकी बुक में आए हुए हैं तो आपको ये नाम तो बिल्कुल याद ही रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें आपसे पूछा गया है इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल। ये कोई दो परिणाम लिखिए। देखो क्वेश्चन यहीं तक है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका यहीं तक है, इसके बाद उत्तर शुरू है। तो विश्व के सबसे बड़ी जो गराज सेल है वो उसके कोई दो परिणाम बताने, तो लगभग सबसे पहली बात हम कहेंगे जो सोवियत संघ का विघटन हुआ उसके बाद में जो उसके उद्योगों को पौने पौने दामों में बेचा गया, बहुत 90% कम बहुत मूल्य में आका गया, इस वजह से उसे विश्व की सबसे बड़ी गराज सेल कहते हैं। तो आपके मन में सवाल आएगा गराज सेल क्या होता है? गराज सेल, तो गराज सेल का मतलब क्या होता है मैं आपको ये भी बताता हूँ। देखो गराज वो स्थान होता है जहां पर जो मोटर, यानी वैसे तो मोटर अगर हम देखें तो कार में लगती है मोटर कार,
तो गराज उस स्थान को कहता है जहां पर कोई चीज ठीक होने जाती है। जैसे कोई मोटर है, कार की मोटर है, वो ठीक होने जा रही है, यानी मोटर कार है वो ठीक होने जा रही है, तो वो गराज में जाएगी। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि भाई सोवियत संघ के अंदर जब उसका विघटन हुआ तो उसके बड़े बड़े उद्योग, सोवियत संघ के बड़े बड़े उद्योग जिन्हें बहुत ही कम दामों पर बेचे जा रहे थे, और लगभग लगभग सारे उद्योग बंद हो गए थे, जिसे जैसे उद्योग खराब हो गए हो, इसीलिए इसे गराज की संज्ञा दी गई। आप सभी को याद रखना है। लगभग 90% उद्योगों को निजी कंपनी को बेच दिया गया। मैंने आपको बताया था सन 1917 में जो रूस में साम्यवादी क्रांति हुई, उस क्रांति के तहत सारे के सारे जो उद्योग थे वो सरकार के हाथ में आ गए थे। लेकिन हम देखते हैं जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो ये जो 100% में से 90% उद्योग तो प्राइवेट कंपनियों को दे दिए या प्राइवेट हाथों में चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट आप सभी के सामने कि रूस में राज्य नियंत्रण औद्योगिक ढांचा ढहने लगा। आप कह सकते हो कि रूस के अंदर जो सरकार के हाथ में उद्योगों पर सारा का सारा कंट्रोल था, वो सारा का सारा कंट्रोल उसके हाथ से जाने लगा। आप ये वाला पॉइंट भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें आपसे पूछा गया है सोवियत संघ या सोवियत संघ के अंदर कौन कौन सी राजनीतिक प्रणाली थी, कोई दो विशेषता बताइए। मैं अभी यहाँ पर आप सभी के लिए केवल और केवल दो दो नंबर के क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूँ, तो आपको परेशान नहीं होने, दो दो नंबर के क्वेश्चन आ रहे। अब जब आगे 4 नंबर के भी क्वेश्चन आएंगे जैसे आते हैं पेपर में, फिर 6 नंबर के भी क्वेश्चन आएंगे, ढेर सारे क्वेश्चन लाए हो, इससे बाहर तो कुछ आएगा ही नहीं पेपर में। जिस बच्चे ने कुछ नहीं भी पढ़ा ना, केवल ये पढ़ के जाओ और आप पेपर में अच्छे नंबर लाओ, मौज पाओ। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि भाई सोवियत राजनीतिक प्रणाली की कोई दो विशेषता बताने पेपर में, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, सोवियत प्रणाली की कोई दो विशेषता बताइए, या फिर आपसे पेपर में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है सोवियत प्रणाली की कोई दो विशेषता, महत्वपूर्ण विशेषता है और विशेषता ऐसे करके। आप इसका उत्तर क्या बोलोगे? इसका उत्तर सिंपली बोल दोगे भाई सोवियत में राजनीतिक प्रणाली अगर हम बात करें तो वो पूरी की पूरी धुरी, धुरी का मतलब होता है वहां आपका नियंत्रण, पूरी तरीके से वो जो नियंत्रण था सोवियत संघ के अंदर वो किसके हाथ में था? कम्युनिस्ट पार्टी। आप पहला पॉइंट बोल दोगे। दूसरा, सोवियत संघ के अंदर जो राजनीतिक प्रणाली थी वो अन्य दल या फिर वहां पर कोई भी विरोधी दल या फिर विपक्ष नहीं था, विपक्ष की कोई जगह नहीं थी। आप ये भी कह सकते हो विपक्ष की कोई जगह नहीं थी। तो ये वाला पॉइंट भी आप सभी को क्या करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी के कोई दो नकारात्मक परिणाम बताओ, या फिर शॉक थेरेपी के कोई दो परिणाम बताओ। तो शॉक थेरेपी हुई, तो शॉक थेरेपी पहले तो मतलब बताओ, शॉक थेरेपी का मतलब क्या होता है? तो आपकी एनसीईआरटी बुक बोलती है शॉक थेरेपी का मतलब होता है आघात पहुंचाकर, आघात पहुंचाकर उपचार करना। आपको याद रखना है, आघात पहुंचाकर क्या करना? उपचार करना। ये किसका मतलब है? शॉक थेरेपी का मतलब है। इसके दो परिणाम बताने आप सभी को। ये आप सभी से क्वेश्चन इसके बड़े भी आते हैं, तो शॉक थेरेपी को बिल्कुल डिटेल से भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग को तैयार करना है। तो शॉक थेरेपी के दो परिणाम हुए। सबसे पहले हम बात क्या कहेंगे, शॉक थेरेपी में हम ये देखते हैं कि भाई जो पूरी की पूरी शॉक थेरेपी के कारण जो देशों की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरीके से क्या हो गई? नष्ट हो गई। अच्छा, शॉक थेरेपी हुई कहाँ पर थी? सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन बताना चाहिए। तो आप लोगों को ध्यान रखना है सोवियत संघ, क्या? सोवियत संघ, सोवियत संघ का क्या हुआ? विघटन हुआ। और सोवियत संघ के विघटन के बाद में, क्योंकि सोवियत संघ तो टूट गया, तो इसके जितने उद्योग थे उन सभी उद्योगों को क्या भाई रूस अगला उत्तराधिकारी बना, मैंने आपको बताया, तो रूस को दिए गए। लेकिन जितने भी इसके उद्योग थे सोवियत संघ के, उसे पौने पौने दामों में बेचा गया। इसकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था खराब हो गई। आप सभी को याद रखना है पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो शॉक थेरेपी का परिणाम ये हुआ 90% जो उद्योग है वो निजी हाथों में या निजी कंपनियों को बेच दिया गया। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं दो गणराज्यों में हिंसावादी और अलगाववादी आंदोलन हुए। ये अब की बार आपके पेपर में पूछा भी गया था, तो बच्चे पेपर में देख रहे हैं ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद में, विघटन के बाद में एक तो चेचन्या और दूसरा आपका तजाकिस्तान, इन दो जगहों पर क्या हुए? अलगाववादी हिंसक आंदोलन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तजाकिस्तान में जो गृह युद्ध हुआ, तजाकिस्तान में जो गृह युद्ध हुआ वो कितने वर्षों तक चला? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो 10 वर्षों तक चला। और ये युद्ध कब समाप्त हुआ? तो ध्यान रखना है ये 10 वर्षों तक चला युद्ध। कहाँ पर? तजाकिस्तान में। और ये 2001 में क्या हुआ?
नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें आपसे पूछा गया है कि शीत युद्ध के काल में सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था की किन्हीं दो विशेषताओं को बताना है। देखो अभी सोवियत की राजनीतिक विशेषता हमने पूछी थी और यहाँ पर अब इसकी आर्थिक विशेषता है। तो आपसे ऐसे भी सोवियत प्रणाली डायरेक्टली नहीं पूछ सकता, वो आपसे अब थोड़ा पेपर का लेवल अच्छा हुआ है तो आपसे वो राजनीतिक पूछेगा पेपर में या तो आर्थिक पूछेगा। और जो बच्चे राजनीतिक में ये बात लिख रहे होंगे ना कि भाई गाड़ी के बड़े बड़े पुर्जे से लेकर सुई की नोक तक खुद बनाता था, तो उसका पॉइंट गलत हो जाएगा। वो राजनीति में आपको क्वेश्चन अच्छे से समझना है क्योंकि राजनीति की बात हुई थी, इसलिए हमने बताया था 2 पॉइंट कि कम्युनिस्ट, पहली बात तो कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, पूरी तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी ही पूरा नियंत्रण रखती थी। और दूसरा पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया कि वहां पर विपक्ष की कोई जगह नहीं थी। ऐसे अब आपकी बार अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा गया है तो अर्थव्यवस्था में क्या बोलोगे कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था अमेरिका की तरह अन्य देशों से काफी आगे थी। आप सभी को पता है 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो पूरे विश्व में सेकेंड नंबर पर जो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर कौन उभरा, बोलोगे सोवियत संघ उभरा। यहाँ पर अब दूसरा पॉइंट है सोवियत संघ के पास में ऊर्जा के बहुत सारे विशाल भंडार थे जिसमें खनिज, लोहा, इस्पात, मशीनरी, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर क्या थी, शामिल थी। आपको ये वाला पॉइंट भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने अब ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे जो आपके पेपर में 4-4 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था दो ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं, तो केवल इतना ही क्वेश्चन 4 नंबर में नहीं आएगा लेकिन थोड़ा सा बड़ा आइए तो आप कहोगे दो ध्रुव, यानी इसे हम दो ब्लॉक भी बोलते हैं या आपका दो कैंप भी बोला जाता है। यानी अगर हम देखें तो विश्व क्या था 1945 के बाद या फिर आप कहोगे दूसरे विश्व युद्ध के बाद दो ध्रुवों में बट गया, जिसे अंग्रेजी इतिहासकार आपके टाइनबी इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया है कि भाई टाइनबी कहते हैं कि विश्व के सभी देश कुछ ना कुछ मात्रा में या तो अमेरिका से या फिर रूस पर आश्रित हो गए थे। कब, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि यही दुनिया की दो बड़ी महाशक्ति बनकर उभरी थी और दुनिया के देशों को ऐसा लग रहा था कि यदि अगर हम इन देशों के साथ शामिल नहीं होंगे तो कोई भी हमारा पड़ोसी देश ही हो सकता है या फिर कोई अन्य देश हम पर क्या करेगा, हमला करेगा और हम पे पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेगा। आपको ये बात भी याद रखनी है। अगले विद्वान है आपके मार्गेनथाउ। मार्गेनथाउ जी के अनुसार दूसरे विश्व युद्ध के बाद में अमेरिका, सोवियत संघ और अन्य देशों की तुलना में अगर हम करें तो अन्य देशों की तुलना में सोवियत संघ और अमेरिका दोनों क्या थे, काफी ज्यादा विकसित हो चुके थे या सबसे ज्यादा ताकतवर थे और वे खुद एकमात्र दुनिया की एकमात्र ताकतवर देश बनना चाहते थे। इसीलिए वो हम देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में जब भी अमेरिका कोई नया हथियार बनाता तो सोवियत संघ चाहता था उससे तगड़ा हथियार या उससे बड़ा हथियार बनाओ। अमेरिका अगर कोई मिसाइल का परीक्षण कर रहा था तो सोवियत संघ भी बैक टू बैक ऐसे ही कर रहा था। तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं कि उन दोनों देशों ने कई बार एक दूसरे से आगे निकलने, डायरेक्टली तो वो एक दोनों देश एक दूसरे से नहीं लड़े। क्यों नहीं लड़े? क्योंकि दोनों देशों के पास में परमाणु हथियार थे और परमाणु हथियार होने की वजह से दोनों के दोनों देशों को इस बात का डर भी था कि कल को अगर मैंने उसके ऊपर अटैक किया तो वो भी मुझ पर अटैक कर देगा, मैंने उस पर अटैक किया तो वो भी मुझ पर अटैक कर देगा। आपको ये भी याद रखना है। भाई ये दूसरे विद्वान है जिनका नाम है मार्गेनथाउ। इनके अनुसार अगर हम बात करें तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद में एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी ओर सोवियत संघ, यानी सोवियत संघ को हम सोवियत रूस भी कह सकते हैं, इन अन्य देशों की तुलना में अगर कंपैरिजन करें इनकी तो ये काफी ज्यादा ताकतवर थे। और साथ ही साथ में इन दोनों देशों के बीच में भी इस बात का ही एक होड़ मच रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये किस प्रकार से विश्व की सबसे अधिक ताकतवर देश बन सकते हैं। इसीलिए जब भी अमेरिका कोई मिसाइल का परीक्षण करता था तो वैसे ही सोवियत संघ भी करता था, अगर कोई सोवियत संघ मिसाइल का परीक्षण करता था तो वैसे ही अमेरिका भी करता था। इन्होंने कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों के थ्रू भी युद्ध करने की कोशिश करी, चाहे हम कोरिया संकट की बात करते हैं, चाहे हम वियतनाम संकट की बात करते हैं, चाहे हम अफगान संकट की बात करें, तो इन सभी स्थितियों में हमें ऐसे ही देखने को मिलता है जब एक तरफ अमेरिका किसी को हेल्प करता है तो दूसरी तरफ उसी देश के अंदर दूसरे गुटों को सोवियत संघ भी हेल्प करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केवल दो ही गुट बचे और दो ही ताकतवर देश बचे, ये दो ध्रुवीय विश्व में बदल गया। आप सभी को ध्यान रखना है। लेकिन हम देखते हैं ये दो ध्रुवीय विश्व जो है जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ तो ये
दो ध्रुवीय विश्व ना रहकर एक ध्रुवीय विश्व हो गया, लेकिन वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो विश्व जो है बहुध्रुवीय हो चुका है। आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपसे पूछा गया है कि दो ध्रुवीय विश्व के पतन के कोई 4 कारण बताने आपको। दो ध्रुवीय विश्व जो है वो पतन का मतलब है दो ध्रुवीय विश्व जो है वो टूट क्यों जाता है। क्वेश्चन 2 नंबर में कैसे पूछा जाएगा, कौन कौन से पॉइंट थे मैंने आपको बता दिया। सबसे पहली बात है भाई, दो ध्रुवीय विश्व के पतन में निम्नलिखित कारण थे। सबसे पहले अमेरिका के गुट में फूट पड़ गई थी। अमेरिका के गुट में क्या पड़ गई, फूट पड़ गई। अब बोलोगे दो ध्रुवीय विश्व के पतन में एक प्रमुख कारण ये रहा कि भाई अमेरिकी गुट में फूट पड़ गई। पहली बात तो फ्रांस और इंग्लैंड जैसे देश जो है वो अमेरिका के ऊपर विश्वास नहीं करने लगे, और धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, आप सभी देखोगे तो यूरोपीय यूनियन, अगर आप लोगों ने यूरोपीय यूनियन का इतिहास पढ़ा है, यूरोपीय यूनियन का इतिहास पढ़ा है, या फिर आप यूरोपीय संघ ईयू के बारे में आप पढ़ चुके हो, आपको पता होगा कि यूरोपियन यूनियन के देशों ने क्या किया, 1956 के बाद से ही अपने आप को संगठित करने की कोशिश करी। अगर आप लोगों ने इस चीज़ को नहीं पढ़ा है तो आप जब मास्टर्स पढ़ोगे और जब आप एमए करोगे, मतलब मेरा आप लोगों से ये है कि जब आप एमए करोगे तो उसके अंदर आप लोगों को यूरोप की एक अलग से पॉलिटी पढ़नी होती है, जिसके अंदर आप यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ते हो, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियरली कह दूँ कि अमेरिका के ऊपर फ्रांस और जो ब्रिटेन के जो जैसे देश थे वो विश्वास कम करने लगे थे, इसीलिए अमेरिका के गुट में फूट पड़ गई। नेक्स्ट पॉइंट आप सभी के लिए, सोवियत गुट में भी फूट पड़ जाना। आप सभी को पता है सोवियत संघ ने अपनी भोली भाली जनता को इस भ्रम में रखा था कि हम क्या कर रहे हैं, हम अमेरिका के गुट से काफी आगे चल रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा था नहीं। जब वहां की जनता को पता चला तो वहां की जनता सरकार को शक के निगाहों से देखने लगी, सरकार को सपोर्ट ना करने लगी, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई सोवियत गुट में फूट पड़ गई। बहुत सारे ऐसे गणराज्य रहे जैसे रूस, बेलारूस, यूक्रेन, सोवियत संघ से अलग हो गए थे, आप सभी को पता है। और अमेरिका ने भी इस फूट में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, या फिर आप ये कह सकते हो कि अमेरिका ने सोवियत संघ को तोड़ने में अपनी मुख्य भूमिका निभाई। दूसरे विश्व युद्ध के पतन का कारण ये भी था, और वहीं बात करें सोवियत गुट में फूट पड़ी और दूसरे विश्व व्यवस्था जो है, जो दो ध्रुवीय विश्व था, ये क्या हो गया, पतन। क्योंकि पता है आप सभी को वर्ष 1991 में सोवियत संघ का क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो सोवियत संघ के पतन में दो ध्रुवीय विश्व के पतन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी सोवियत संघ का विघटन हो जाना ये भी एक दो ध्रुवीय विश्व के पतन का एक मुख्य कारण रहा। और एक गुट के पतन से, यानी एक गुट के पतन से दो ध्रुवीय विश्व में जो है समन्वय समाप्त हो गया। पहले क्या था, दोनों, एक तरफ अमेरिका यूएसए और दूसरी तरफ आपका यूएसएसआर, ये दोनों मिलकर क्या करते थे, दो गुट बनाते थे। जब एक का पतन हो गया तो एक अकेला देश दो ध्रुवीय को लेकर नहीं चल सकता था, इसीलिए हम देखते हैं कि दो ध्रुवीयता का अंत क्या हो जाता है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भी भूमिका रही। मैंने आपको तब भी बताया था कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के बीच में जब भी तनाव बढ़ता था, युद्ध जैसी स्थिति होती थी, तो गुटनिरपेक्ष देश उनके बीच में शांति या सुलह कराने की कोशिश करता था। आप सभी को ध्यान रखना है। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में अधिकांश विकासशील देश थे, जो कि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों गुटों से अलग रहकर अपने विश्व या अपने विकास के लिए एक अलग ही नीतियां बनाना चाहते थे। सभी को ये याद रखना है। इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसमें आपसे पूछा गया है दो ध्रुवीय विश्व के विकास। देखो यहाँ पर पतन की बात हुई थी, दो ध्रुवीय विश्व क्यों खत्म हुआ, सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो भाई नेम ने, यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने उसको सफलता मिली। एक उसके सफलता के कारण में भाई अमेरिका की गुट में फूट पड़ने के कारण, और सोवियत संघ की जो गुट थे उसमें भी फूट पड़ने के कारण। ये 4 पॉइंट मैंने आप लोगों को इसमें बताया। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये है, इसमें आपसे पूछा गया है दो ध्रुवीय विश्व जो है इसके विकास का क्या कारण था, यानी दो ध्रुवीय विश्व जो है वो किस प्रकार से बना, दो ध्रुवीय विश्व का उदय किस प्रकार हुआ। अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछे उदय किस प्रकार हुआ, तो आप तब भी कंफ्यूज नहीं होंगे, तो आप इसका उत्तर बताएंगे। सबसे पहली बात तो दो ध्रुवीय विश्व की बात करें तो शीत युद्ध को, अगर शीत युद्ध का जो जन्म है वो दो ध्रुवीय विश्व से ही होता है, यानी हम कहें 1945 के बाद में अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्ति बची, केवल दो ही महाशक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रही, तो ये शीत युद्ध का भी इसी टाइम पे जन्म होता है और दो ध्रुवीय विश्व का भी इसी टाइम पे जन्म होता है। आप कह सकते हो
कि विकास में महत्वपूर्ण कारण था शीत युद्ध। सबसे पहली बात थी शीत युद्ध की। शीत युद्ध के कारण ही दो ध्रुवीय विश्व हुआ, क्योंकि शीत युद्ध आप सभी को पता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी स्थिति को कहा जाता है जिसमें युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है, परंतु वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता। युद्ध में आपको पता है कि सेना मरती है, भाई हमले होते हैं, दोनों तरफ मिसाइल है या अलग अलग प्रकार के हथियारों का उपयोग किया जाता है। लेकिन जब शीत युद्ध होता है तो उसमें हमें मिसाइलें या फिर एक दूसरे देशों की तरफ हमले नहीं देखने को मिलते, ना ही कोई सेना मरती है। उसमें हम कहते हैं कि भाई युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रति आरोप लगाए जाते हैं, एक दूसरे से तेज विकास करने की कोशिश की जाती है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। तो शीत युद्ध के कारण ही हम कहते हैं दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ हुआ। दूसरी बात, शीत युद्ध के बाद में हम देखते हैं सैनिक गुट का या सैनिक संगठनों का बनना। तो भाई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में दो गुट बने, एक आपका पता है एक यूएस से बना था और दूसरा आप सभी को पता है यूएसएसआर। तो यूएसए ने क्या क्या बनाया आपको पता है, नाटो बनाया, नॉन अलाइंग क्या कहते हैं नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, फिर आपका सीटो इसी प्रकार से बनाया, और एक बनाया आप सभी को पता है सेंटो। ऐसे यूएसएसआर ने भी क्या किया, इसने भी सैनिक संगठन बनाया, इसको बोलते हैं वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वार्सा पैक्ट। तो भाई इसके कारण भी, सैनिक गठबंधन के कारण भी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में संघर्ष जैसी स्थिति सदैव चलती रहती थी, और दोनों एक दूसरे से निरंतर लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई ये भी दो ध्रुवीय विश्व आरंभ होने में मुख्य भूमिका निभाता है। थर्ड पॉइंट आप सभी के सामने, पुरानी महाशक्ति का पतन। भाई जो इससे पहले की महाशक्तियां थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया इस वीडियो के, जैसे इससे पहले कौन कौन सी महाशक्ति थी, सोवियत संघ से पहले, या फिर हम कहें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में 1945 के बाद ही तो दो महाशक्ति बनी। इससे पहले जापान एक महाशक्ति थी, मैंने बताया, जर्मनी एक महाशक्ति थी, ब्रिटेन एक महाशक्ति थी, रूस एक महाशक्ति नहीं, वैसे रूस भी थी लेकिन यहाँ पर सोवियत संघ हम कह सकते हैं। इसको इसको छोड़ दें अगर हम, इटली एक महाशक्ति थी। तो ये आप सभी को याद रखना है कि ये सारे के सारे महाशक्ति थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म हुआ ये सारी की सारी महाशक्ति, फ्रांस एक महाशक्ति थी, उसका भी नाम, ठीक है, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ये सब जो महाशक्ति थी इन सब का क्या हो गया, पतन हो गया। का मतलब पतन, का मतलब हो गया। और विश्व में एक तो अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ, ये दोनों ही महाशक्ति बनी रही। अगला, अमेरिका विश्व राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहा था, इसीलिए भाई हम देखते हैं कि भाई इन सब का तो भाई हो गया डामाडोल। अब विश्व राजनीति में कौन भूमिका निभा रहा था, अमेरिका। और सोवियत संघ बिल्कुल भी नहीं चाहता था, क्योंकि अमेरिका केवल क्या करता था, पूंजीवाद का प्रचार, पूंजीवाद का प्रचार, और सोवियत संघ चाहता था केवल पूंजीवाद ना हो, मेरी विचारधारा जो समाजवादी की है, इस समाजवादी विचारधारा को भी क्या मिले, बढ़ावा मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था की किन्हीं चार विशेषताओं को बताना है आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट ऑप्शन को ध्यान रखना है। इसमें सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था अमेरिका की बात थी, काफी विकसित थी अन्य देशों की तुलना में अगर हम देखें, क्योंकि सोवियत संघ दूसरे विश्व युद्ध के बाद में अमेरिका के बाद में दूसरे नंबर पे ताकतवर। दूसरा पॉइंट कहें तो सोवियत संघ की जो संचार प्रणाली थी वो बहुत अधिक विकसित भी थी और बहुत ज्यादा उन्नत भी थी। तीसरी बात करें, सोवियत संघ के पास में ऊर्जा के विशाल भंडार थे, जिसमें खनिज तेल, लोहा इस्पात मशीनरी शामिल थी। चौथा पॉइंट कहें, सरकार अपने नागरिकों को सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करती थी, जिसमें चाहे वो स्वास्थ्य की रहे, उनकी शिक्षा की रहे, या फिर उनकी चिकित्सा से, यातायात से संबंधित रहे, ये सारी की सारी व्यवस्था जो थी सरकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सोवियत संघ की राजनीतिक प्रणाली, यानी राजनीतिक प्रणाली कौन कौन सी थी, किन्हीं चार विशेषताओं को बताइए। सबसे पहला पॉइंट बोलोगे आप, इसके अंदर सोवियत संघ की राजनीतिक प्रणाली में साम्यवादी शासन पर आधारित थी। पहला पॉइंट साम्यवादी शासन पर आधारित थी। दूसरा पॉइंट आप क्या कहोगे, दूसरा पॉइंट कहोगे कि सोवियत प्रणाली जो थी उसमें समता मूल समाज पर जोर दिया जाता था। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, समता मूल समाज किसको कहते हैं, जिसमें अमीर और गरीब बिल्कुल भी ना रहे। सोवियत प्रणाली के अंदर पूंजीवाद बिल्कुल नहीं था, मुक्त व्यापार बिल्कुल भी नहीं था। सरकार सारी की सारी व्यवस्थाओं पर नियंत्रण रखती थी। सरकार ऐसा नहीं चाहती थी कि समाज में भेदभाव हो, केवल अमीर लोग ही समाज के अधिकतर संसाधनों पर उनका ही नियंत्रण हो जाए और वो गरीबों का शोषण करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। पांचवें पॉइंट, चौथे पॉइंट की बात करें तो सोवियत प्रणाली कम्युनिस्ट पार्टी को अधिक महत्व मिलता था। आपको पता है दूसरी कोई पार्टी नहीं थी, कोई ऑपोजिशन नहीं था, तो कम्युनिस्ट पार्टी ही पूरी की पूरी शासन व्यवस्था में अपनी मुख्य भूमिका क्या करती, निभाती।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें आपसे पूछा गया है, ये प्रश्न है आपका पूर्ण नहीं है प्रश्न, सोवियत प्रणाली की किन्हीं 4 कमियों को बताइए। अब भाई कमी भी बतानी है, आपने अच्छाई तो बता दी, उसकी कमी भी बतानी है। सबसे पहली कमी है, सोवियत संघ में अगर हम देखें तो नौकरशाही का प्रभाव, नौकरशाही जो है वो काफी हद तक अपना तानाशाही प्रभाव दिखाता था। तो यहाँ पर ऐसे लिखना है, तानाशाही, डिक्टेटरशिप या फिर सत्तावादी रूप दिखाता था, तानाशाही। दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो सोवियत प्रणाली या सोवियत संघ के अंदर लोगों में लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। जैसे जनता को लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त होते हैं, वो अपनी सरकार का विरोध कर पाती है, सरकार की जिस नीतियों से, जिन पॉलिसियों से खुश नहीं होती, वो सरकार को उन पॉलिसियों को वापस लेने के लिए कहती है। ऐसा अधिकार कुछ भी नहीं था वहां पर। तीसरी बात करें तो सोवियत के नागरिकों को महत्वपूर्ण जानकारियों से दूर रखा जाता था। सभी को पता है कि सोवियत संघ ने क्या कर रखा था, अपनी जनता को भ्रम में रख रखा था। मैंने आपको बताया भी था कि हम पूर्वी गुट के हैं और हम पश्चिमी गुट से काफी तेज चल रहे हैं, काफी आगे तेजी से विकास कर रहे हैं, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और अगली बात करें तो सोवियत प्रणाली पर महंगाई लगातार बढ़ती जा रही थी, एक इसकी कमी ये भी थी, और सरकार इसको रोकने में क्या थी, असफल थी। नेक्स्ट पॉइंट आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भी के लिए, सोवियत संघ के विघटन के लिए किन्हीं 4 कारणों को बताना है। इसकी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। मैं इसके बाद में इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा और आप लोगों को ये भी देखने को मिल रहा होगा कौन सा क्वेश्चन किस साल पूछा गया है और कितना इंपॉर्टेंट है, तो उसके आगे इंपॉर्टेंट भी है। सोवियत संघ के विघटन के कोई आपको 4 कारण बताने, तो इसमें 4 कारण मैंने आप लोगों के लिए बताए गए। सोवियत संघ के विघटन में राजनीतिक और आर्थिक दोनों तरीके से अगर हम देखें, सोवियत संघ कमजोर हो चुका था। राजनीतिक रूप से कमजोर कैसे हुआ था कि वहां की जो शासन व्यवस्था थी कम्युनिस्ट पार्टी की, वो पूरी तरीके से चरमरा गई थी, या फिर हम कह सकते हैं कि दूसरी पार्टी ना होने की वजह से जनता के पास में कोई विकल्प नहीं था। जनता इसीलिए विद्रोही प्रवृत्ति में बदलती जा रही थी, क्योंकि जनता के पास में अगर ऑप्शन होता तो शायद सोवियत संघ का विघटन नहीं होता। साथ ही साथ हम देख रहे थे सोवियत संघ का, या फिर सोवियत की जो पब्लिक थी, जो जनता थी, वो ये इस चीज को नोटिस करती है कि उनकी सरकार जो है वो आर्थिक रूप से क्या हो चुकी थी, काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। और जनता बिल्कुल भी ये नहीं चाहती थी कि हमारी महंगाई और ज्यादा बढ़ती जाए, हमारे यहाँ पर महंगाई बढ़ती जाए। इस वजह से सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। दूसरा, यहाँ पर हम देखते हैं कि वस्तु की, उपभोक्ता वस्तु की जो है कीमतों में काफी तेजी से वृद्धि देखते हैं, और वस्तु की कमी ने सोवियत संघ के नागरिकों के मन में असंतोष भर दिया। यानी हम देखते हैं कि वहां पर जो रिसोर्सेज थे, उन रिसोर्सेज की भी धीरे धीरे क्या होने लगी थी, शॉर्टेज होने लगी थी, कमी होने लगी। नेक्स्ट पॉइंट है, सोवियत संघ के लोग मिखाइल गोर्बच्ची की जो 2 नीति थी, कौन सी, ग्लासनोट और पेरेस्ट्रोइका, यानी खुलापन और पुनर्संरचना, इनसे बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि इनसे विकास की गति बहुत धीमी थी। और इनसे बिल्कुल संतुष्ट ना होने की वजह से जनता ने कहा कि भाई हमें और कोई रिफॉर्म नहीं चाहिए, अब हमें केवल अदालत चाहिए, और हम अपने हिसाब की अपनी पॉलिसी बनाएंगे। नेक्स्ट है आप सभी के सामने, सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन लगभग 70 सालों तक रहा, परंतु वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। यानी सोवियत संघ की जो सरकार थी वो केवल अपने इच्छानुसार शासन करती थी। कम्युनिस्ट पार्टी अपनी इच्छानुसार शासन करती थी, उस पर कोई लगाम कसने वाला, कोई न्यायालय, कोई विपक्ष, कोई ऐसा, या फिर मीडिया वहाँ का कोई भी ऐसा तत्व मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से जनता जो आती वो बहुत ज़्यादा गुस्सा में आ जाती है, वो उस सरकार से छुटकारा पाना चाहती थी। और हम देखते हैं सोवियत संघ का जो है विघटन क्या हो जाता है। आई होप आपको आज की इस क्लास से बहुत वैल्यू मिली होगी और आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद, आप इस वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अधिक तक मित्रों तक क्या कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए, हमारे इस चैनल को क्या कर दीजिए, फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार से आप सभी के सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लाता रहूंगा, आप लोगों को अच्छे से समझाता रहूंगा और आप लोगों को पढ़ाता रहूंगा। मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय